हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। हम बना रहे हैं वीडियो की एक श्रृंखला जो कि आधारित है मध्य प्रदेश एवं उसमें स्थित भिन्न भिन्न जिलों एवं उसके पर्यटन स्थलों के बारे में। तो आज हम आपको लेके चलते हैं मध्य प्रदेश के ही ऐसे प्रमुख जिले मंडला में। मंडला भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मंडला जिले में स्थित एक नगर है। ये उस जिले का मुख्यालय भी है। इतिहास में ये गौड़ रानी दुर्गावती का गढ़ हुआ करता था। ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और पास ही वह संगम है जहां बंजर नदी का नर्मदा में विलय होता है। मंडला शहर में नर्मदा नदी में सहस्त्रधारा नामक स्थान है जहां नर्मदा का पानी पत्थरों के कारण कई भागों में विभाजित होता है। इस स्थान का उल्लेख हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है, जिसके कारण इस स्थान का विशेष महत्व है। मंडला स्वयं एक विधानसभा क्षेत्र है। जिला सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित है। नर्मदा नदी उत्तर पश्चिम बहती हुई जिले को रीवा से अलग करती है। नर्मदा की सहायक बंजार नदी की घाटी में जिले का सबसे अधिक उपजाऊ भाग पड़ता है, जिसे हवेली कहते हैं। हवेली के दक्षिण बंजार की घाटी जंगलों से ढकी हुई है। सर्वप्रमुख इमारती पेड़ साल है। बांस, टीक और हड़र अन्य उल्लेखनीय वृक्ष हैं। नदियों की घाटी में धान, गेहूं और तिलहन की उपज होती है। यहाँ मैंगनीज और धातु के निक्षेप हैं। मंडला नगर नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर के 45 मील दक्षिण पूर्व में मंडला जिले का प्रशासनिक केंद्र है। यहाँ अनेकों प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ऐसे ही एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो कि है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के बाघों के भंडारों में से एक है और भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। वर्तमान कान्हा क्षेत्र को क्रमशः 250 और 300 किलोमीटर दो अभयारण्यों हालोन और बंजार में विभाजित किया गया था। कान्हा नेशनल पार्क 1 जून 1955 को बनाया गया था और 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। आज ये दो जिलों मंडला और बालाघाट में 940 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये इसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बनाता है। कान्हा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए शीर्ष 10 प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। पार्क में टाइगर, भारतीय तेंदुए, सुस्त भालू, बरसिंगा और भारतीय जंगली कुत्ते की महत्वपूर्ण आबादी है। रुडयार्ड किपलिंग के प्रसिद्ध उपन्यास द जंगल बुक में दर्शाए गए जंगल के कुछ लोगों द्वारा इस रिजर्व सहित जंगलों पर आधारित माना जाता है। ये आधिकारिक रूप से शुभंकर भूर सिंह द बारासिंगा पेश करने वाला भारत का पहला बाघ अभयारण्य है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, अगर आप हवाई जहाज के द्वारा आते हैं तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के लिए निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर 160 किलोमीटर, रायपुर हवाई अड्डा 250 किलोमीटर और नागपुर हवाई अड्डा 300 किलोमीटर है। ट्रेन द्वारा अगर आप आते हैं तो कान्हा नेशनल पार्क तक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन गोंदिया और जबलपुर है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के अगले पर्यटन एवं धार्मिक स्थल की ओर, जो कि है सहस्त्रधारा। मानसून लगते ही मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित सहस्त्रधारा का नज़ारा देखने लायक है। लोगों की लंबी कतार यहाँ प्रकृति का अनोखा नज़ारा देखने उमड़ रही है। नैसर्गिक स्थल सहस्त्रधारा के नाम से पहचाने जाने वाला ये स्थान मंडला जिले की एक अनुपम धरोहर के रूप में पर्यटन स्थल है। मानसून लगते ही यहाँ का नज़ारा और जलप्रपात, पहाड़ियों से निकलने वाली धाराएं काफी आकर्षण का केंद्र होती है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। बरगी बांध के भराव के कारण यहाँ की धारा और जलप्रपात की संख्या काफी अधिक है। इस स्थान का पुराणों में भी उल्लेख किया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ बंसी राजा कार्तवीर अर्जुन थे, जिन्हें सहस्त्र वायु से भी जाना जाता है। मां नर्मदा का रौद्र रूप यहाँ पर आपको दिखाई देगा। माना जाता है कि मानसून के समय मां नर्मदा का रौद्र रूप यहाँ दिखाई देता है। सहस्त्रधारा में 2 प्राचीन मंदिर है, जिसे पहला शिव मंदिर और दूसरा सहस्त्रबाहु जी का मंदिर है। शासन द्वारा इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ के सुंदर दृश्य को देखने के लिए दूर दराज के लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। ये यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं मंडला के अगले पर्यटन स्थल की ओर, जो कि है यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल रामनगर। अगर हम आपसे कहें कि पत्थर हवा में उड़ता है तो आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है,
लेकिन मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक ऐसा स्थान है जहां ये सब संभव था। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ स्थित रामनगर किले के निर्माण के लिए राजा हरदेव साय ने तंत्र शक्ति के बल से पत्थरों को बुलाया था और पत्थर हवा में उड़कर निर्माण स्थल तक पहुंच गए थे। इसकी सच्चाई कोई नहीं जानता। ये तो आज तक कोई नहीं बता पाया, लेकिन जानकार मानते हैं कि रामनगर किला अष्टफलक पत्थरों से बना है। अष्टफलक पत्थरों का पहाड़ रामनगर किले से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है। गौड़ काल में इस पहाड़ के पत्थरों का इस्तेमाल महल के निर्माण के लिए किया जाता था। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो उस समय राजा हरदेव साय ने पत्थर को हवा में उड़ाकर इस किले का निर्माण कराया था। वहीं इतिहासकार इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इन पत्थरों को कहीं बाहर से मंगाया गया था। मान्यताओं के अनुसार यहाँ मोती महल, रानी महल और राय भगत की कोठी का निर्माण काली पहाड़ी के अष्टफलक पत्थरों से कराया गया था। खास बात यह है कि इन विशाल महलों का निर्माण राजा हरदेव साय ने रामनगर में अपने तंत्र शक्ति से महज 2.5 दिनों में कराया था। इतिहासकार भी मानते हैं कि गौड़ राजा तंत्र शास्त्र पर विश्वास रखते थे। वे कई कार्यों के लिए तांत्रिक क्रिया करते थे। जबलपुर में बना भैरव बाबा का मंदिर भी तंत्र साधना के लिए बनाया गया था। ये मंदिर देश के बड़े तांत्रिक मंदिरों में गिना जाता है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के अगले पर्यटन स्थल की ओर, जो कि है बेगम महल। मोती महल से लगभग 3 किलोमीटर दूर रानी का महल स्थित है। इसे बेगम महल या बघेलन महल भी कहा जाता है। यह महल भी मोती महल और राय भगत की कोठी के समकालीन है। रानी महल राजा हरदेव साय द्वारा चिमनी रानी के लिए बनवाया गया था। राजा हरदेव साय ने मुगल दरबार में संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी और संगीत में कई प्रतियोगिताएं जीती थी। यही उन्हें मुगल राजकुमारी चिमनी से प्रेम हो गया और मुगल बादशाह की अनुमति से विवाह कर रामनगर ले आए थे। उनके लिए इस महल का निर्माण करवाया। मुगल शैली में ये बना 3 मंजिला महल है। महल में आगे और पीछे 2 बड़े हॉलनुमा कमरे हैं और महल की बीचों बीच रानी का कमरा है। आजू बाजू में छोटे कमरे बने हुए हैं। महल की ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा हॉल और 4 कमरे हैं जो गुंबद के नीचे हैं। महल के बाहरी ओर हमामनुमा बावड़ी बनी हुई है जिसमें रानियां स्नान किया करती थी। बावड़ी में जाने के लिए दोनों ओर सीढ़ियां युक्त रास्ता है। महल की हालत जर्जर हो चुकी है। इसे भी सन 1984 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के अगले पर्यटन स्थल की ओर, जो कि है गर्म पानी कुंड। मंडला जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर जबलपुर मार्ग स्थित ग्राम पंचायत ग्वारी में नर्मदा तट के करीब एक जलाशय कुंड है जहां से हमेशा गर्म पानी निकलता है। इसे गर्म पानी के कुंड कुआं के नाम से भी जाना जाता है। वर्षों से लोग यहां पर स्नान के लिए आते हैं। विशेषकर ठंड के दौरान इस कुंड में स्नान करने वालों की संख्या में इजाफा हो जाता है और ये कुंड पिकनिक स्पॉट के रूप में तब्दील हो जाता है। ठंड में जब इलाके का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब भी लोग इस कुंड में स्नान के लिए आते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ नियमित नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी PHU विभाग के सहायक मंत्री AK जोशी ने बताया कि भूकंप ज्वालामुखी के लावे से वैसाल जोन का निर्माण होता है। इन चट्टानों के बीच आपसी घर्षण से गैस सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है जिसकी वजह से इसके संपर्क में आने वाला पानी गर्म रहता है। इस तरह कुंड के जहां वहां करोड़ों वर्ष पहले ज्वालामुखी पिघला होगा, इसके बाद जब वह ठंडा हुआ होगा तो वहां वैसाल्ट की चट्टानें निर्मित हो गई होंगी। यही स्थिति यहाँ भी है। इनमें सल्फर गंधक की मात्रा ज्यादा रहती है। भूवर्ग में दरारों के माध्यम से पानी ऊपर आ जाता है और सल्फर की वजह से गर्म रहता है। तो ये थी हमारी मंडला एवं उसमें स्थित भिन्न भिन्न धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की यात्रा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब कभी मंडला आए तो इन स्थलों को जरूर घूमें।